नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। उनकी जो इस बार की विदेश यात्रा होगी वो रूस और ऑस्ट्रिया की होगी। मध्य यूरोप का देश ऑस्ट्रिया, जहां पर लंबे समय के बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष, भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो किन मायनों में अहम है प्रधानमंत्री की पहले रूस की यात्रा और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्या हादसे जो होते हैं उसकी संवेदना अलग अलग होती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में इधर हाल में 2 हादसे हुए। बहुत सारे लोग कच्ची शराब पीकर मौत का शिकार हो गए। भारी संख्या में उसमें एससी समुदाय के लोग थे। एक तो ये बात। दूसरी बात यह कि तमिलनाडु में बीएसपी के अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी गई, किसी के एक शब्द नहीं निकले। और वही लोग हाथरस जा रहे हैं, हाथरस हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह सवाल है। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली में सातों के सातों सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। तो अब हार के लिए जो जिम्मेदारी ठहराई जा रही है, तो उसमें नया घटनाक्रम यह है कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हार के लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में गारंटी को पूरी करने के लिए पहले तो चीजों के दाम बढ़ाए गए और अब SC ST फंड में कट मारा जा रहा है। यानी उसके फंड का इस्तेमाल गारंटी पूरी करने के लिए सिद्धारमैया सरकार करने वाली है। तो इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए रवाना। रवानगी से पहले पीएम ने कहा दोनों देशों के साथ सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दायर की थी यह याचिका। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप। सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत किया हासिल। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 0 वोट। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सिर फुटअव्वल। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हार के लिए आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार गारंटी पूरी करने के लिए अब SC ST फंड के 37% का करेगी उपयोग। राज्य की कांग्रेस सरकार पर चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को पूरा करने का है दबाव और इससे पहले सरकार बढ़ा चुकी है कई चीजों के दाम। मूसलाधार मॉनसून ने थामी मुंबई में लाइफलाइन। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। NDRF टीम तैनात। भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय ने स्थगित की दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की परीक्षाएं। और असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और ऑस्ट्रिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। रूस का दौरा पूरा करने के बाद 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। मध्य यूरोप का यह देश है ऑस्ट्रिया। मॉस्को रवानगी से पहले पीएम ने कहा दोनों देशों के साथ सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूं, पीएम ने अपने संदेश में कहा।
भारत रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है, प्रधानमंत्री मोदी के शब्द। यह साझेदारी पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, पीएम मोदी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान में यह साझेदारी आगे बढ़ी है। मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूं। हम क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थिरता के लिए सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके साथ ही रूस में भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने लिखा, यह यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने दौरे के बारे में यह जानकारी दी और लिखा, अगले 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया में रहेंगे। ये यात्राएं उन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर होंगी जिनके साथ भारत की समय परीक्षित मित्रता है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद हमने आपको बताया कि उसका क्या अर्थ निकलता है। और हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में जानकारी देने के लिए। सुधीर, मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा विदेश का, और उन्होंने रूस के लिए रूस को चुना इस दौरे के लिए, और साथ ही ऑस्ट्रिया भी बहुत अहम है। लेकिन पहले रूस की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूस दौरा काफी अहम, दोनों देशों के लिए, इस इलाके के लिए, विश्व की राजनीति के लिए भी। बिल्कुल आशीष जी, देखिए जिस तरीके से तीसरे टर्म में पहला द्विपक्षीय दौरा है बहुत अहम है, और जिस तरीके से बदली हुई जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, वेस्ट के सैंक्शन है, उसके मद्देनजर आप देखें बहुत अहम दौरा हो जाता है। रशिया जिस तरीके से हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, बदले हालात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में भी कहा है कि तमाम वैश्विक मुद्दों, तमाम क्षेत्रीय मुद्दों पर और जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनमें चर्चा होगी। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से हमारी जो एनर्जी जरूरतों के लिहाज से भी रशिया हमारा एक अहम साझेदार बनकर उभरा है, किस तरीके से रुपया और रूबल में जो ट्रेड हो रहा है उसको कैसे और ज्यादा स्थायित्व प्रदान किया जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स टू पीपल्स टाइज कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। एक खास बड़ा मुद्दा लालचंद जी ये रहेगा कि जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, करीब $65 बिलियन का, अगर हम पिछले साल की बात करें तो करीब $61 बिलियन का जो आयात भारत ने किया है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की, उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए। भारत से जो तमाम चीजें हैं, फार्मा है, टेक्सटाइल है, तमाम हैवी मशीनरीज है और जो सारी चीजें हैं उनका निर्यात रशिया को बढ़ाया जाए, पर्यटन को और गति दी जाए। ये सारे मुद्दे जो हैं वो इस वार्ता में बिल्कुल प्रमुख रूप से सामने आएंगे। जिस तरह से भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है, 22वां ये सम्मेलन होगा दोनों देशों के बीच, इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ खास इस द्विपक्षीय सम्मेलन में रहेगा? देखिए लालचंद जी, चूंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, 22वां शिखर सम्मेलन है, इससे पहले 21 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो जो प्रोसेस, जो रिश्ते लगातार हम आगे बढ़कर लेकर चलते आए हैं, उनको कैसे और ज्यादा बेहतर किया जाए उस पर बातचीत होगी। रक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लंबे वक्त से साझेदारी रही है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर हम रहे हैं, 2+2 डायलॉग के जरिए हमने बहुत अच्छी प्रगति इसमें की है। ज्यादा बेहतर कोशिश ये रहेगी कि जो अभी मुद्दे हैं, तमाम वैश्विक हालात में किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत रूस एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, एक जो बातचीत का मुद्दा है वो रहेगा। इसके अलावा रक्षा में किस तरीके से और ज्यादा बेहतर तालमेल बढ़ाया जाए, स्टार्टअप्स हैं उनका ज्यादा बेहतर उपयोग किया जा सके, तमाम नीश टेक्नोलॉजी है जिनकी भारत को जरूरत है, वो प्रोडक्शन के मॉडल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से ब्रह्मोस का मॉडल हमने पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया है, तो ये सारे तमाम मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा आर्थिक मुद्दों पे, व्यापार और आर्थिक एक बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से यहाँ का जो भारतीय मूल के व्यापारी है वो इसको एक बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि यहाँ जब पीएम मोदी आएंगे तो तमाम टाइज के जरिए भारत और रूस के बढ़ने बीच जो व्यापार है
उसमें और ज्यादा वृद्धि हो पाएगी। बिल्कुल। सुधीर, इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय से मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बहुत बेहद उत्सुक हूं भारतीय समुदाय से मिलने के लिए। जैसा हम जानते हैं प्रधानमंत्री अक्सर जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां के इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं। रूस में जो ये कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम के बारे में क्या डिटेल है कि जब वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अगर रूस के कार्यक्रम की प्रधानमंत्री की बात करें तो आज दोपहर करीब 3 बजे वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके बाद से रात में आज ही जो शाम को है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। कल सुबह सबसे पहला कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का वो इंडियन डायस्पोरा के साथ मुलाकात का है। वो यहाँ करीब 40,000 के आसपास जो भारतीय समुदाय है उसको संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से उनका लगाव पूरी दुनिया में भारतीय समुदाय से रहा है, जिसको हमेशा एड्रेस करते हैं और हमेशा कहते हैं कि भारतीय समुदाय जो है वो पूरी दुनिया में, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके जरिए भारत की इमेज पूरी दुनिया में बनती है। तो इस तरीके से हमेशा संबोधित करते हैं और हमेशा उनकी कोशिश रही है न केवल भारतीय बल्कि हमारे जो प्रवासी भारतीय नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से और ज्यादा बेहतर सहयोग कर सकते हैं, उसकी कोशिश रहेगी। और तमाम जो नीतियां हैं, तमाम मुद्दे हैं वो यहाँ रखेंगे। और खास तौर पर प्रवासी जो समुदाय है बहुत उम्मीदों से देख रहा है। कई यहाँ के जो विशिष्ट लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत ज्यादा संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा में ये आयाम भी खुलेंगे जिससे भारतीय उद्यमियों को यहाँ और ज्यादा मौका मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा ऑस्ट्रिया दौरे की, क्योंकि रूस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर भी जाने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सुधीर के करीब करीब 4 दशक से भी ज्यादा हो गया है जब भारत के प्रधानमंत्री की ये ऑस्ट्रिया की यात्रा होगी। ऑस्ट्रिया जैसे हम जानते हैं मध्य यूरोप में बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ऑस्ट्रिया दौरे में क्या कुछ खास रह सकता है सुधीर इस बार? बिल्कुल, देखिए आप इससे समझ सकते हैं कि करीब 4 दशक से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां यात्रा नहीं हुई है। रिश्तों को किस तरीके से मजबूती दी जाए ये अपने आप में खास बात रही है। और ऑस्ट्रिया के साथ किस तरीके से हम जो तमाम सारे जो हमारे क्षेत्र हैं, खासतौर पर अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, डिफेंस के कुछ मसले हैं जो लगातार हमारे स्टार्टअप्स हैं, उन मुद्दों में किस तरीके से व्यापार को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, ये मुद्दे तमाम आगे रहेंगे। और खास तौर पर चूंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 4 दशक बाद ये यात्रा रही, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि नए एवेन्यूज में किस तरीके से भारत के लिए नए आयाम देखे जाए, उस लिहाज से ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमसे जुड़े हुए थे और प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्या हादसों के अलग अलग रंग होते हैं, क्या हादसों पर राजनीति करनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश के हादसे अलग होते हैं, तमिलनाडु के हादसे अलग होते हैं, पश्चिम बंगाल के हादसे अलग होते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है? इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर करेंगे खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313
1212। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि हादसे के क्या अलग अलग रंग होते हैं, क्या अलग अलग जगहों के हादसे अलग अलग होते हैं और उन पर राजनीतिक व्यवहार भी अलग अलग होना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि हादसे पर दोहरे मापदंड वाली राजनीति हो रही है। उसी पर आज खास चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान से। लेकिन पहले जरा देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हाथरस हादसे पर राजनीति तेज है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अब राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा और सीएम से हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अधिक मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने सीएम से हाथरस भगदड़ में मारे जाने वालों के लिए अधिक मुआवजा की मांग की, जबकि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले ही 2-2 लाख रुपए का योगदान कर देने की घोषणा कर चुके हैं। क्या राहुल गांधी को किसी हादसे पर दुख तभी होता है जब हादसा उनके विरोधी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में हो? ये सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष और अनुसूचित जाति वर्ग के नेता आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या पर राहुल गांधी चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। इससे पहले भी तमिलनाडु में जहरीली शराब से मारे गए 65 से भी अधिक लोगों पर चुप रहे राहुल गांधी। जहरीली शराब से मारे गए लोगों में भी तो ज्यादातर अनुसूचित वर्ग के ही लोग थे, लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं बोले। दोनों घटनाओं पर तमिलनाडु का दौरा तो छोड़िए, राहुल गांधी ने एक शब्द भी बोलना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? ये सवाल उठ रहा है, उठना चाहिए। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके की सरकार है और कांग्रेस वहां पर सरकार में शामिल भी है? पश्चिम बंगाल की बात ले लीजिए। संदेशखाली समेत तमाम अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा किसी को। अधीर रंजन चौधरी अगर वहां बोलना भी चाहते हैं ना पश्चिम बंगाल में अत्याचार की घटना पर, तो उनको चुप करा दिया जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं, ये तो कुछ घटनाओं का हमने जिक्र किया जिन पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है? और ऐसी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि हमला करने का मौका मिल जाता है। तो भाजपा के नेता आरपी सिंह का कहना है कि जांच हाथरस मामले पर जारी है, लेकिन राहुल गांधी को इस विषय में राजनीति करने से बचना चाहिए। देखिए, वे जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वे जा सकते हैं, परंतु वहां जाकर आग में घी मत डालें। इतना निवेदन है कि वहां पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जाकर कुछ इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे आगे चीज़ें खराब हों। और इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंच गए, लेकिन तमिलनाडु कब जाएंगे? आज तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्टैलिन जी जो होम मिनिस्टर है वो जिम्मेदार है, परंतु इतनी हत्याएं, अपराध होने के बावजूद 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी है चेन्नई में कुछ दिनों में, परंतु उस पर कोई संज्ञान नहीं। पुलिस और प्रशासन और शासन का काम केवल अपने लूट को और अपनी जो अव्यवस्था है उसको पर्दा डालने का है। आज सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी जी जो हर जगह घूमते फिरने चले जाते हैं, वो तमिलनाडु कब आएंगे? कल्लकुरुची के दलितों से, आर्मस्ट्रांग से, उनके परिवार से मिलने कब जाएंगे? तो बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, लेकिन बीजेपी का ये सवाल पूछना कितना जायज है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस तरह की जो राजनीति है ये कितनी जायज है। हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी इस चर्चा में। और हमारे साथ ईशान त्यागी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ईशान आपका भी। मैं पहले ईशान आप ही के पास आऊंगा, फिर एसएन सिंह जी के पास जाऊंगा। ईशान, बात वही उठ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के हादसे और तमिलनाडु के हादसे अलग अलग होते हैं? क्या उनकी संवेदना का लेवल अलग अलग होता है? क्या ऐसा होता है कि सरकार कहां पर किस पार्टी की है उस हिसाब से संवेदना तय होती है? क्या ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। लालचंद जी, जो आपने जो सवाल बोला है, जो आपने सवाल पूछा, अगर वो आपने ये सवाल पूछा है तो आप जैसे वरिष्ठ और संवेदनशील पत्रकार से मैं ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आपके जैसे जो इतना बड़ा चैनल है, डीडी न्यूज सरकारी चैनल है, मैं उससे ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल पूछा है
तो बात अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सवाल को ही दोहरा रहा था और उसको ईशान क्योंकि आपने सवाल उठाया इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये हम इसलिए इस सवाल को अगर हमने उठाया तो हम जस्टिफाई भी करेंगे कि क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला है, उस पर जवाब दीजिए कि क्या ऐसा है क्या? मैं वही बोल रहा हूं कि जो जहां भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जहां भी किसी की व्यक्ति की मृत्यु होती है, जहां भी किसी की जान जाती है, ना उसको कभी पार्टी से जोड़ के देखना चाहिए, ना कभी उसको जाति से जोड़ के देखना चाहिए, ना उसको किसी धर्म से जोड़ के देखना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को किसी पार्टी से जोड़ के देख रही है, दुर्घटनाओं को किसी धर्म से जोड़ के देख रही है और किसी जातियों से जोड़ के देख रही है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है सत्ताधारी पार्टी की। अब आइए बात देखिए, राहुल गांधी जी हाथरस गए, परिवारों से मिले, वहां पर परिवारों को अपनी सांत्वना पेश करी, बहुत अच्छा दुख साझा किया। अगर ये अपराध है, अगर परिवारों के साथ खड़ा होना अपराध कहां से? मैं तो खुलकर तारीफ कर रहा हूं, खुलकर तारीफ कर रहा हूं ईशान की, बहुत अच्छा किया। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, ऐसा ही अच्छा तमिलनाडु के लिए भी किया जा सकता था, ऐसा ही अच्छा जब बंगाल में कोई अत्याचार का शिकार होता है उनके लिए भी किया जा सकता है। हाँ बोलिए बोलिए, पूरा मौका दूंगा, पूरा। ये पत्र राहुल गांधी जी ने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उसमें सिर्फ उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं बोली है। उसमें लिखा है उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी, हृदय में पीड़ा के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि आप भी यही पीड़ा कर रहे होंगे। उसके बाद वो लिखते हैं कोट अनकोट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा घोषित किया गया है, ठीक है, वो चिट्ठी है हमारे पास, वो चिट्ठी है। आग्रह है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द दी जाए। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं ईशान, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं कि राहुल गांधी ने कुछ भी अनैतिक नहीं किया। सवाल यह है कि ऐसा ही काम राहुल गांधी ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए क्यों नहीं किया? सवाल ये है। लालचंद जी, आपकी दूसरी बात पे आ रहा हूं जी। शायद आपने राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल देखा नहीं होगा, ये परसों का उनका एक ट्वीट है, उसकी मैं प्रिंट निकाल कर लेकर आया हूं। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है 10:36 पर सुबह 6 तारीख को, 6 जुलाई, और उसमें वो लिख रहे हैं, डीपली शॉक्ड बाय द ब्रूटल एंड एबोरेंट किलिंग ऑफ Thiru Armstrong, the Tamil Nadu chief of Bahujan Samaj Party. My heartfelt condolences go out to his family, friends and followers. जाएंगे उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से जाएंगे मिलने के लिए क्या? And I'm confident that the government will ensure that the culprits are brought to justice. ठीक है, ठीक है। जी ने ट्वीट किया और सरकार में, मैं आपको बता देता हूँ वहां पे क्या हुआ। सरकार ने वहां पे 3 घंटे के अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के कमिश्नर के बयान है, सरकार वहां पे पुलिस ने चेन्नई पुलिस ने 3 घंटे के अंदर 8 जो वहां पे आरोपी थे उनको अरेस्ट करने का काम किया, और उसके बाद 3 आरोपियों को, मुख्य आरोपियों को अरेस्ट करने का काम किया। अब तक 11 आरोपी वहां पे अरेस्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, सही बात। जहरीली शराब वाली बात है, जहरीली शराब। हाँ, आ जाइए उस पर पॉइंट है। ये जून का मामला है। भारतीय जनता पार्टी को अब जाके उसकी सूद आई है कि उसको जुलाई में जाके ये उठा रहे। अब आप आइए उस पर हमने क्या कार्रवाई करी हमारी सरकार। जून का मामला है, इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि वो जून की घटना थी। ये जस्टिफिकेशन क्या हुआ ईशान, ये क्या जस्टिफिकेशन? जब हाथरस में ये हो गया, राहुल गांधी जी वहां चले गए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को जाके याद आया कि जून में ऐसा भी मामला हुआ था तमिलनाडु में। आप देखिए वहां पे हमारी सरकार ने क्या किया। ठीक है। कलाकुरिची के जो कलेक्टर थे उनको वहां से हटाने का काम किया। उसके बाद एसपी जो था उसको निलंबित करने का काम। नहीं, कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, वो बात नहीं हुई, बात वो है ही नहीं। शराब विक्रेता, जो वहां पे शराब विक्रेता है कन्नू कुट्टी, उसको अरेस्ट कर लिया है हमारी सरकार ने, वहां पे पुलिस ने। और उसके बाद राहुल गांधी जी के शब्द कहाँ हैं, उनकी तमिलनाडु की यात्रा कहाँ है, हम ये पूछ रहे हैं। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास ईशान, अब एसएन सिंह जी को मैं लाता हूं। एसएन सिंह जी को लालचंद जी आखिरी 10 सेकंड दीजिए। हाँ लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, फिर एसएन सिंह। हम तो सीबीआई की जांच की भी मांग कर ले, हम लोगों को अरेस्ट भी कर ले। एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, 10 सेकंड उनको देके फिर आ रहा हूँ। एसएन सिंह जी आ रहा हूँ। हम प्रशासन की भी जवाबदेही तय कर दे, हम डीएम को वहां से हटा दे। ठीक है, वहां पे जो ठीक है, लौटता हूं आपके पास, अब एसएन सिंह जी की बारी। एसएन सिंह जी, ठीक है, ईशान आ रहा हूं। ठीक, ईशान आपने 10 सेकंड मांगा था, हमने दिया। आ रहा हूं अब वापस ईशान, वापस आ रहा हूं। ठीक, ईशान ठीक है। एसएन सिंह जी, अब एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी बताइए, इनका कहना है कि देखिए तमिलनाडु में कार्रवाई होगी। हमने कहा भाई कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, और ये फिर ये दूसरा इनका एक्सक्यूज है कि वो तो जून की घटना है।
लालचंद जी, अब सुनिए, अब उनको सुनिए ईशान, अब उनको सुनिए ईशान, अब उनको सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। मैं दूंगा, मौका दूंगा, समय दूंगा। ईशान, ईशान आपको समय दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा। पहले एहसन सिंह जी को सुन लीजिए। बैठ के जो इस तरह की निंदा वाला कार्य करते हैं लालचंद जी, ये कोई कार्य करता है? ये बोलते रहे, सब लोग सुनते रहे। नहीं, आप बोलिए एहसन सिंह जी, बोलिए एहसन सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है। लालचंद जी, आदरणीय लालचंद जी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान राम को मानेंगे नहीं, तुलसीदास जी को मानेंगे नहीं, गांधी जी को मानेंगे नहीं। तुलसीदास जी और गांधी जी दोनों लोग कहे। तुलसीदास जी ने कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, पहले खुद अमल करना चाहिए। यही बात जो है नकली गांधी जी को ओरिजिनल गांधी जी ने कहा था कि दूसरे को कोई चीज सीख देने के पहले स्वयं उसको करना चाहिए, उसके बाद दूसरे की बात करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछा जाता है कि जब आपकी सरकार राजस्थान में रहती है और किसी महिला के साथ दुराचार होता है, आपसे एक वरिष्ठ पत्रकार पूछता है आज तक का, तो आप उस पर कर्नी काट जाते हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार रहती है। जब तमिलनाडु की घटना पर 10-10 पत्रकार सवाल पूछते हैं तो आप नहीं बोलते। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब संदेश खाली पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आदरणीय लालचंद जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अरे भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जानिए। एहसन सिंह जी, मुझे सिर्फ एक बात बोलने दीजिए। एहसन सिंह जी, एक बात बोलने दीजिए। मैं आपका यहाँ पर जो है होस्ट हूँ, एंकर हूँ, सहयोगी हूँ। आदरणीय शब्द मेरे लिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है एहसन सिंह जी। अच्छी बात है लालचंद जी। देखिए, हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है कुछ भी। मैं कहूंगा आदरणीय, हम अपने मित्र को कह देते हैं जो साथी प्रवक्ता, ईशान जी को कहिए, ईशान जी को कहिए। आदरणीय के उनको ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे जहां जहां आपकी सरकार है और जहां आपके सहयोगियों की सरकार है, पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते पहले एक महिला के साथ जिस तरह से घिनौने बर्ताव हुए हैं, यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार भी दिखा दें कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या कथन है? नहीं है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगभग 75,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई। ठीक है। और किसी भी कार्रवाई में आदरणीय आऊंगा ईशान आपके पास के हिसाब से नहीं हुआ। लगभग 100 कुछ लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, उसमें किसी में भी राहुल गांधी जी की चिट्ठी का इंतजार नहीं हुआ, क्योंकि एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार ऐसी ही होती है। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा विनम्रता से इस चैनल से, आदरणीय राहुल गांधी जी, आपके पत्र का, आपके बयान का इंतजार कर रही है 84 की पीड़ित महिलाएं, 84 के पीड़ित वो परिवार। आप उस पर क्या करेंगे? आप संदेश खाली पर नहीं बोलेंगे, तमिलनाडु पर नहीं बोलेंगे, राजस्थान में सरकार रहेगी तो नहीं बोलेंगे। आप सेलेक्टिव अप्रोच अपना कर क्या दिखाना चाहते हैं? और जिसके लिए अपना रहे हैं आदरणीय, वो आप जान रहे हैं, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर किसी के तुष्टिकरण के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं तो कम से कम भारत में ऐसा कार्य तो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ मैं ईशान के पास आऊंगा, ईशान बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कमेंट लेकर फिर ईशान आपके पास मैं आऊंगा। अनंत विजय जी, जो सवाल हम उठा रहे हैं, देखिए वैसे तो अभी एहसन सिंह जी ने 84 तक का जिक्र कर दिया, लेकिन हम हाल की घटनाओं को उठा रहे हैं। अनंत जी, हम ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक, एससी कम्युनिटी के बड़े नेता बीएसपी के राज्य अध्यक्ष की गोली, वहां पर बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले कर्नाटक में लालचंद जी बोला था, कर्नाटक में इन्हीं के एक वरिष्ठ सदस्य की लड़की के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उससे राहुल गांधी जी का ट्वीट, राहुल गांधी जी का विचार और राहुल गांधी जी का पत्र यहाँ सार्वजनिक किया जा। बिल्कुल, लौटता हूं। आप अनंत विजय जी, उसके पहले वहां पर जहरीली शराब कांड में कितने 65 से भी अधिक लोग मारे गए, उसमें ज्यादातर एससी कम्युनिटी के थे, लेकिन ना तो गए और ना तो उसके बारे में कुछ बोला। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाथरस में भी कार्रवाई हो रही है। ईशान जी का तर्क था कि कार्रवाई वहां हो गई, हमने कहा हाथरस में भी कार्रवाई हो रही है, तमिलनाडु में भी कार्रवाई हुई। सवाल यह कि हाथरस में आप जाते हैं और वहां पर आप ना जाते हैं ना उन जहरीली शराब कांड पर एक शब्द बोलते हैं। ये जो है, क्या अलग अलग संवेदना होता है क्या अलग अलग राज्यों के लिए? अनंत विजय जी, देखिए लालचंद जी, इन दिनों राहुल गांधी जी जिन पार्टियों की सोहबत में INDIA गठबंधन में हैं,
और जिस प्रकार से वामपंथियों का प्रभाव कांग्रेस पर दिख रहा है, उसमें सेलेक्टिव शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत समय तक हम लोगों ने सेलेक्टिव चुप्पी देखी, हम लोगों ने सेलेक्टिव सेकुलरिज्म देखा, इस देश ने सेलेक्टिव रिएक्शन ऑन किसी भी प्रकार की घटनाओं को देखा। तो आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है इस बात में कि राहुल गांधी तमिलनाडु पर न बोल रहे हैं और हाथरस पर चिट्ठी भी लिख रहे हैं, वहां जा भी रहे हैं, पीड़ितों को गले भी लगा रहे हैं? तो ये तो उस विचारधारा का एक मूल है कि वो सेलेक्टिव होकर रिएक्ट करते हैं। सेलेक्टिव रिएक्शन कांग्रेस की उस विचारधारा का जो वामपंथ की तरह जिनकी आत्मा झुकी हुई है, उसका एक बड़ा हथियार है। उसी का प्रकटीकरण राहुल गांधी के वक्तव्यों में, उसी का प्रकटीकरण राहुल गांधी के लेखन में, उसी का प्रकटीकरण राहुल गांधी के क्रियाकलापों में दिखाई देता है। मुझे बिल्कुल इस बात पर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सेलेक्टिव हो रही है। बहुत सारे मुद्दों पे वो सेलेक्टिव होती रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का या दूसरे दल का किसी का कोई नेता बदतमीजी कर ले या उसके किसी पीए ने कोई बदतमीजी कर ली हो तो उस पर कोई हाहाकार नहीं मचता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेत्री क्या पीए या उसका सहयोगी थप्पड़ मार देता है, पत्रकारों को धक्का दे देता है, तो उस पर एक सेलेक्टिव चुप्पी छा जाती है। तो इस पर किसी को आश्चर्य होना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से, क्योंकि वो वामपंथियों के साथ रहते हैं और वामपंथियों की ये जो प्रभाव दिखाई देता है वो उनको सेलेक्टिव करने में दिखाई देता है। लेकिन देश की जनता को अब इस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का अंदाजा हो चुका है। और एकदम ये तो स्पष्ट है कि एक जगह 121 व्यक्ति मरे, एक जगह 65 व्यक्ति मरे हैं, एक जगह आपकी संवेदना जगती है, दूसरी जगह आपकी संवेदना सुप्त हो जाती है, एक जगह आप पत्र लिख के उनके समुचित इलाज की मांग करते हैं, दूसरी जगह आप देखते भी नहीं है। आनंद जी क्योंकि एक जगह विपक्षी दल की सरकार है और एक तरफ आपके दूसरे मतलब आपके सहयोगी दल की सरकार है। आनंद जी आपने एक बात कही कि ये ऐसा ना वामपंथियों के प्रभाव में आकर कह रहे हैं, आपका ये कहना था। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि ये एक कहावत है ना कि कुएं में जो कूदता है ना, सवाल उस पर उठता है किसके कहने पर कूद गया वो तो गौण हो जाता है। प्रमुख बात है कि कुएं में कूदा कौन। ईशान जी, पहले भी इस तरह के सवाल ईशान जी उठते रहे हैं कि राजस्थान में जब दलितों पर अत्याचार होता था, दलित लड़कियों पर, महिलाओं पर, तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का दौरा नहीं होता था। और जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती थी तो धड़ाधड़, जिसको पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं, वो होते थे। पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे। ईशान जी, लालचंद जी, अभी आपने फिर मैंने वही बात आपको सबसे पहले यही बोली थी कि किसी भी इस तरह की घटना को जाति से जोड़ के, धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अब आप एक फोटो देखिए, राहुल गांधी जी जब हाथरस में एक बेटी के साथ पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उस बेटी का रेप हो जाता है, तो उसके बाद जाकर राहुल गांधी जी वहां पे उसके परिवार के साथ जाके उसका दुख साझा करते हैं। बस ऐसी ही तस्वीर की राजस्थान से जरूरत थी। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान से आती तो बड़ी अच्छी लगती। राहुल गांधी जी जब जा रहे थे, एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर कीजिएगा। एसएन सिंह जी वही मैं पूछ रहा हूं, आप भी काउंटर कीजिएगा। ईशान जी को अभी ये पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अच्छी तस्वीर है, होनी चाहिए ये संवेदना, लेकिन ये संवेदना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए क्यों? उस समय जब गहलोत सरकार में इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो ऐसी ही तस्वीर गहलोत सरकार के राजस्थान से भी आनी चाहिए थी। ये सवाल पूछ रहे हैं हम। लालचंद जी, यही चीजें मुख्यमंत्री जी को उस समय बोली गई थी कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए और जितना भी प्रशासन या जो भी व्यक्ति इस पर जिम्मेदार है उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करिए। यही चीज। चलिए एक और हाल के मामले का जिक्र करता हूं। संदेश खाली से इस तरह की तस्वीर आनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से ऐसी तस्वीर आती। अधीर रंजन जी बोलना भी चाहते हैं तो आप लोग उनको धमका के चुप करा देते हैं। नहीं, किसने बोला हम धमका के चुप कर देते? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। अब आप आएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने खुली धमकी दी थी अधीर रंजन चौधरी जी को। बार-बार आप मेरे को टोकेंगे तो मेरी बात पूरी पहुंच नहीं पाएगी। आप मेरे को सुनना नहीं चाहते या तो नहीं पूरी कीजिए, पूरा सुनेंगे। उस बार भी, पिछली बार भी लगातार आपको 3 मिनट सुने थे, इस बार भी सुनेंगे। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 1984 तक पहुंच गई, लेकिन हाथरस में जो प्रशासन जिम्मेदार था उस पर कार्रवाई क्या करी ये बताइए। आप ये बताइए कि आपने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा एसआईटी गठित करी थी, उनकी कितनी रिपोर्ट आ गई, कितनी आपने गिरफ्तारियां करी थी ये बताइए। आप सबसे ज्यादा गर्व लेते हैं कि हमारा बुलडोजर सुबह शाम दोपहर हर समय तैयार रहता है,
लेकिन उसके बाद भी आप प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है, आप उस पर जवाब दीजिए। मैं क्यों? इस पर जवाब देने के लिए एसएन सिंह जी है ना, एसएन सिंह जी देंगे जवाब। लालचंद जी जवाब दे दूं? हाँ मैं आ रहा हूँ, एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, आप दीजिएगा। जिसको पंजाब में बुला के पहले ईशान जी को पूछ लेने दीजिए। ईशान जी की बात पहले सुन लीजिए, फिर एसएन सिंह जी। वर्तमान की सरकार ने पहले ईशान जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। विधायक और सांसद बनाने का एसएन सिंह जी आऊंगा, एसएन सिंह जी जरा ईशान जी की पूरी हो जाने दीजिए फिर। अरे ईशान जी तो 4 घंटे बोलेंगे तो 4 घंटे नहीं बस तुरंत आप ईशान जी कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। ईशान जी कंक्लूड कीजिए। केवल इनका जवाब देने के लिए आए। नहीं मैं आपके पास दूंगा, पूरा समय दूंगा। एसएन सिंह जी पूरा समय दूंगा, ईशान जी को कंप्लीट कर देंगे। हिंदुओं को आतंकवादी का उस आदमी की बात सुनने आए जो अभी वर्तमान में हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं को हिंसक कहता है, राम को गाली देता है, अयोध्या को मारने की बात करता है। एसएन सिंह जी बात सिर्फ हम सुनने आए। ईशान जी पूरी कर रहे हैं, उसके बाद आप दे दीजिएगा कॉन्टैक्ट। इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए कि हाथरस में जो भी हुआ वो तो जांच हो रही है, लेकिन 84 के दंगों में बड़ा पेड़ गिराकर और सिखों की हत्याएं करा दी तो इनकी सरकार ने किया। इनकी सरकार ने क्या काम नहीं किया, यही तो पूछा जा रहा है। जो फोटो आपके कैमरे में हाथरस में होते हैं वही फोटो संदेश खाली से आदमी क्यों नहीं ले आते? यही तो पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं पश्चिम बंगाल जाते, राहुल गांधी जी तमिलनाडु क्यों नहीं जाते, क्यों भारत में बंटवारे का कार्य करते? और सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा, आप पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक शब्द नहीं बोलना है, लव जिहाद पर एक शब्द नहीं बोलना है, 3 तलाक पर एक शब्द नहीं बोलना है, गाय और गंगा पर एक शब्द नहीं बोलना है। जो बोलना है वो हिंदुओं को गाली देने पर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही इनका लोकतंत्र भी दिखता है, बाकी जगह तो लोकतंत्र दिखता नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछा, वो फोटो दिखाइए, राहुल गांधी का फोटो दिखाइए। आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की बेटी क्या क्या नहीं होता है और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया उनके साथ। ठीक है लौटता हूँ आप दोनों के पास, आप दोनों के पास लौटता हूँ। मुझे अनंत विजय जी के पास जाने दीजिए, फिर लौटता हूँ आप दोनों के पास, लौटता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है एसएन सिंह जी, ईशान जी, लौटता हूँ, अभी लौटता हूँ आप दोनों के पास। अनंत विजय जी को आप बोलने दीजिए, अनंत विजय जी को बोलने दीजिए। अनंत विजय जी, और जो भारत की भूमि को एक धर्म को देने का कार्य करते हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग बैठकर चैनल पर बोलेंगे। अनंत विजय जी, ठीक है आप दोनों के पास लौटता हूँ। अनंत विजय जी, जिस तरह की राजनीति संसद के अंदर भी जिस तरह की राजनीति इस बार दिखाई पड़ी है, अनंत विजय जी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब वहां पर इतनी ज्यादा कड़वाहट दिखाई पड़ती है तो क्या उसी का प्रतिफलन है कि अब नेताओं को ऐसा करने में कोई संकोच नहीं होता कि भाई ये तो हमारे सहयोगी का राज्य है तो नहीं जाऊंगा, ये हमारे विरोधी का राज्य है तो जाऊंगा, वहां पर करूंगा राजनीति। अब इसमें कोई संकोच नहीं रह गया है क्या नेताओं को? ऐसा ही प्रतीत होता है लालचंद जी, देखने के बाद। और जिस प्रकार की आक्रामकता पिछले दिनों राहुल गांधी में दिखाई दे रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि चलिए राहुल गांधी गए नहीं, कम से कम पत्र लिखकर उनके समुचित इलाज, मैं समुचित जानबूझकर उपयोग कर रहा हूं क्योंकि हाथरस के मामलों में उन्होंने समुचित इलाज का प्रयोग किया है, तो क्या समुचित इलाज के लिए भी पत्र लिखा है स्टालिन को उन्होंने क्या? या ये कहेंगे कि जब हम जून में, अरे भैया चुप हो जाओ थोड़ा सा त्यागी जी, बोलने दीजिए, बात सारा से पढ़ के आए हैं, चुप नहीं होंगे। अभी आनंद जी को बोलने दीजिए, आनंद जी को अभी बोलने दीजिए, वो नहीं चुप होंगे। आनंद जी को बोलने दीजिए। ईशान जी शायद के आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मर्डर है उस पर राहुल गांधी का ट्वीट दिखा रहे हैं ना ईशान जी, शायद के आर्मस्ट्रॉन्ग पर जो राहुल गांधी का ट्वीट है वो दिखा रहे हैं आप। हाँ देख लीजिए, ठीक है, हमने उसको देख लिया, बिल्कुल देख लिया ईशान जी, राहुल गांधी को देख लिया 26 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। ठीक है अभी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि लगता है कहीं ना कहीं जो एक पर्दा हुआ करता था, एक संकोच हुआ करता था कि हाँ हादसों पर राजनीति नहीं करेंगे, बराबर की संवेदना दिखनी चाहिए, अब शायद वो दिखती भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी जुड़ने के लिए, ईशान जी आपका भी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बात की कि किस तरह से हादसों पर अलग तरह की राजनीति हो रही है, उसमें संवेदनाओं में भी भेदभाव हो रहा है। तमिलनाडु को अलग तरह से देखते हैं, उत्तर प्रदेश को अलग तरीके से देखते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। और दिल्ली की राजनीति की खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में
आरोप प्रत्यारोप मढ़ने का सिलसिला हो गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब सिर्फ उठबल शुरू हो गया है। हार के कारणों पर मंथन के लिए बनाई गई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। इसमें उदित राज थे, जेपी अग्रवाल थे और कन्हैया कुमार, ये तीनों कैंडिडेट भी थे। उन्होंने अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चुनाव में अपने वोट ट्रांसफर करवाने में विफल रही, इसीलिए हम हार गए, इसीलिए कांग्रेस हार गई तीनों सीटें। हालांकि आम आदमी पार्टी भी 4 सीट हार गई। इसके पहले आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, यानी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अलग अलग उतरेगी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस रही है। तालकटोरा स्टेडियम में बैठक भी की थी। उधर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को लगातार कानूनी झटके लग रहे हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने 7 करोड़ रुपए के सीसीटीवी घोटाले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सत्येंद्र जैन 2 साल से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। बीच में मेडिकल ग्राउंड पर रिहा हुए थे, लेकिन फिर से जेल में हैं और उन पर अब एक और मामला ये सीसीटीवी घोटाले का। तो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग काले कारनामे करने में माहिर हैं, तो जल्दी ही और भाई कई चेहरे सामने आने वाले हैं। हैरानी है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत सरकार की कंपनी से रिश्वत मांग सकता है, और आम आदमी पार्टी के लोग तो काले कारनामे करने में माहिर हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, जो शराब नीति बनाने में घोटाला करते हैं, जल बोर्ड को लूटने का काम कर सकते हैं। तो निस्संदेह सीसीटीवी कैमरा लगाना जो महिला सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे, दिल्ली की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे, अगर उस पर भी वो कमीशन मांग रहे हैं सत्येंद्र जैन, और अगर उसकी जांच हो रही है तो फिर इनको घबराहट क्यों हो रही है? होने दीजिए जांच, परतें खुलेंगी, काले चेहरे आपके जो हैं और सामने आएंगे। और वहीं भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एलजी ने पर्याप्त सबूत होने के बाद ही जांच के ये आदेश दिए हैं। अगर एलजी ने सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई आदेश दिया है तो निश्चित रूप से एलजी के पास वो पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए जो आदेश दिया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एमएलए ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का, उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। सीधा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरीश निशाना, जो दिल्ली की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गिरीश सीधे बिल्कुल बोल रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी सीधे जिम्मेदार है हम तीनों के हार के लिए, क्योंकि वोट ही ट्रांसफर नहीं करवा पाए। इससे पहले आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि ना तो ये लव मैरिज था ना अरेंज मैरिज था, ये सिर्फ जो है लोकसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन था। जी बिल्कुल लालचंद, आपने ठीक कहा, क्योंकि आपको याद होगा हमने इस स्टोरी पर पहले भी कई बार काम किया है। पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय किस तरह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के मंच पर दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो आम आदमी पार्टी के मंच पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बातें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं जब इस तरह से उदित राज ने स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो नहीं चाहते थे कि जो उनके इलाके का जो वोट है वो कांग्रेस को पड़े। तो कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में तो ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय इन पर सवाल उठ रहे थे कि ये पंजाब के अंदर तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया है, क्योंकि आगामी अगर फरवरी की बात की जाए तो फरवरी 2025 के आसपास दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में
ये जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। दिल्ली भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी तरह से जुट गई है, उसने अपनी जो कार्यकारिणी की बैठक है वो भी आरंभ कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो ये राजनीतिक दल हैं वो कमर कस चुके हैं और अपनी अगली जो फरवरी के अंदर चुनाव होना है उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। अब आइए जरा अदालती जांच पर। एक और नया मामला आ गया सीसीटीवी घोटाले का। हालांकि मामला पहले से था, लेकिन अब एलजी ने मंजूरी दे दी कि सीसीटीवी घोटाले में 7 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। सत्येंद्र जैन तो पहले से जेल में हैं ही। ये पूरा मामला क्या है गिरीश सीसीटीवी घोटाले का? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो मई 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं, जेल के अंदर हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर। अब एक मामला उनके ऊपर और बन जाता है, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उनके एक मंत्री के ऊपर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना है, वो एसीबी को मंजूरी देते हैं इनके खिलाफ जाँच करने के लिए। और मामला इसमें यह है कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 1.4 लाख जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो लगने थे। वो समय से कैमरे नहीं लग पाए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक जुर्माना लगाया गया 16 करोड़ रुपए का। दिल्ली सरकार ने एक कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया कि आप ये अपना काम पूरा नहीं कर पाए, समय से कैमरे नहीं लगा पाए, इसके लिए आपको 16 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसे में उस जुर्माने से बचने के लिए जो सत्येंद्र जैन हैं, जो कथित भ्रष्टाचार का जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने उनसे 7 करोड़ रुपए की उसमें रिश्वत ली और ये मामला जुर्माने वाला पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला बनता है, भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगा है। अब जांच इसके अंदर एसीबी करेगी और ये चीजें साफ होंगी आने वाले समय में कि किस तरह से सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में संलिप्त थे। ठीक है, ये जो जुर्माना लगाना और जुर्माना माफ करके पैसा लेना, ये मुझे लगता है सिर्फ सीसीटीवी नहीं, शराब घोटाले में भी इस तरह का लाइसेंस फीस को लेकर के आरोप है। लगता है ये एक पैटर्न सा बन गया है दिल्ली में, शायद अगर ये सब्सटैंशिएट हो जाता है तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और अब दिल्ली के बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। और कर्नाटक की बात इसलिए क्योंकि लगातार वहाँ पर गारंटी पूरा करने का जो दबाव है वो लगातार चर्चा में। पहले महंगाई बढ़ी और अब जो है SC/ST फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गारंटी पूरी करने के लिए अब SC/ST फंड का उपयोग करेगी। सिद्धारमैया सरकार ने SC/ST कल्याण के लिए करीब 39,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी है। उनमें से 37% का उपयोग प्रमुख गारंटी योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार पर चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को पूरा करने का भरपूर दबाव है। उसी दबाव में कर रही है सरकार। इससे पहले भी कर्नाटक में SC/ST फंड के अवैध ट्रांसफर का घोटाला सामने आया था और मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है। SC कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने 187 करोड़ रुपए के अवैध धनराशि अंतरण घोटाले में नाम आने पर इस्तीफा दिया था। तो कर्नाटक में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सबसे बड़ी SC/ST विरोधी पार्टी है, उनके फंड में गबन कर रही है, उनके फंड में कट मार रही है। गारंटी पूरी करने के दबाव में सिद्धारमैया सरकार कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है। याद कीजिए पिछले दिनों पेट्रोल, डीजल, बिजली, दूध, ये तमाम कई तरह के चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं और जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। और सिद्धारमैया सरकार, उनको तो गारंटी पूरी करनी है। तो शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 39,000 करोड़ रुपीस SC/ST के लिए है, उसमें से 14,700 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी लूटकर अपनी गारंटीज पूरा करना चाहती है। जो गारंटीज उन्होंने चुनाव में वादे किए थे पर वो पूरे नहीं कर पा रहे। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सबके दाम भी उन्होंने बढ़ा दिए क्योंकि तिजोरियां खाली हो चुकी हैं इन गारंटीज पूरे करने के चक्कर में। वो खटाखट गारंटी 1 लाख रुपए वाली वो पूरी कर भी नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी SC/ST के फंड से लगभग 34,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए। और इस डाइवर्जन पर बार बार कर्नाटका लेजिस्लेचर कमिटी जो है वेलफेयर ऑफ SC/ST के लिए जो बनी हुई है, उसने भी बताया कि इस प्रकार से डाइवर्जन ऑफ फंड्स करना ये गलत है। तो हमारे साथ
बेंगलुरु से शुभा हमारी सहयोगी संवाददाता जुड़ रही हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभा, पहले भी इस तरह के SC/ST फंड ट्रांसफर को लेकर मामला आया था, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा उस मामले में, और अब यह खबर आ रही है कि गारंटी को पूरा करने के लिए वहां से 37% कट मारा जाएगा। जी, हम कर्नाटक में अभी देख सकते हैं जो 5 गारंटी लोगों को दिया था। चुनाव के पहले इन्होंने 5 गारंटी का अनाउंसमेंट तो किया था, पर चुनाव के बाद लोगों को क्या नीड हो रही है, क्या चाहिए, उनको फंड देने के वजह से उनको क्या मतलब है उनका वो नहीं देने के वास्ते अभी इन्होंने SC/ST फंड में से लेकर उस मामले को लेकर उन्होंने अपने गारंटी योजना में वो फंड का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 14 करोड़ रुपीस इनको इस मामले में जुड़ चुका है। अभी तो ठीक से पता भी नहीं चला कि कौन से इलाके से इन्होंने अभी ये मामला स्टार्ट हुआ है, कौन से फंड दिया है और उस फंड को किस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ये सब जानकारी अभी हमें चाहिए। इसका जवाब तो सरकार देना है, बल्कि लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा है कि गारंटी को लेकर तो दिया था, पर अभी उनका पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गए, उसके वजह से दूध भी बढ़ गया है। अभी मैं उसी पर आने वाला था शुभा, एजुकेशन का शुभा मैं उसी पर आने वाला था कि क्या गारंटी पूरे करने का जो प्रेशर है, फंड का प्रेशर है, वो सिद्धारमैया गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा है कि पहले चीजों के प्राइस राइज किए, बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ाए, उससे भी लगता है फंड कम पड़ रहा है। तो अब SC/ST फंड में भी आप बता रहे हैं 14 करोड़ वो ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहना है लोगों को कि जिन्होंने गारंटी दिया था उसके लिए उनके पास फंड नहीं है। अभी जो लोगों को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और जो अनएम्प्लॉय है इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो सब नहीं दे रहे हैं सरकार, बल्कि उसके जो अभिवृद्धि के लिए फंड रखा था उसने अभी वो ले गया है, पर जिससे अभिवृद्धि तो नहीं होगा, अभी लोगों के ऊपर ही असर पड़ जाएगा अभी। शुभा, जाहिर सी बात है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो जो वहां पर मेन अपोजिशन पार्टी BJP है, क्या वो इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रही है क्या? प्रोटेस्ट तो जारी की है। जिन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम तो बढ़ चुका था, तभी से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता भी अपोज कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो करना है जो कर रहे हैं, जो लोगों को भी नहीं सुन रहे हैं, अभी अपोजिट वालों को भी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शुभा, जोड़ने के लिए और वहां से अपडेट देने के लिए। तो कर्नाटक सरकार के ऊपर इतना प्रेशर है फंड का कि वो पहले